हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रमन एंड यू आर वाचिंग सोलर फैक्ट्स। सो आज के अपने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको आज का टॉपिक बता देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ डू सोलर पैनल ऑप्टिमाइजर्स वर्क्स। और सोलर पैनल ऑप्टिमाइजर्स कैसे काम करते हैं, ऑप्टिमाइजर्स बेसिकली क्यों हमारी इंडस्ट्री में आए, ऐसा क्या प्रॉब्लम था स्ट्रिंग इन्वर्टर्स के साथ कि हमें ऑप्टिमाइजर्स लाने पड़े और किन केसेस में हमें ऑप्टिमाइजर्स लगाने चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। ऑप्टिमाइजर्स लगाने से हमें कितना जनरेशन एक्स्ट्रा मिल जाता है या क्या जनरेशन के टर्म्स में हमें फ़ायदा देखने को मिलता है अगर हम ऑप्टिमाइजर्स लगाते हैं। एक चीज़ ये भी समझने वाले हैं कि ऑप्टिमाइजर क्या हर एक केस में लगाना चाहिए, मतलब ऑप्टिमाइजर्स के कुछ एडवांटेजेस होंगे तो वो किस केस में लगाना चाहिए, लाइक कि रूफ का ओरिएंटेशन अलग है तब लगाना चाहिए, या ऐसे कौन कौन से रीजन्स है जहाँ पे हमें ऑप्टिमाइजर्स लगाने का फायदा मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ जनरेशन, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, वो भी समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले देखिए, सोलर ऑप्टिमाइजर्स को समझने से पहले हम आपको एक चीज बताते हैं कि जो ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है, मतलब ऑप्टिमाइजर्स क्यों इन्वॉल्व हुए। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई भी सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो हर एक पैनल का अपना एक इंडिविजुअल आईवी कर्व होता है। इट मीन्स कि हर एक पैनल जो है वो इंडिविजुअली अपना उसका एक अलग वॉट पीक जनरेट कर रहा होता है। इट मीन्स कि अगर 500 वाट के आपने मल्टीपल पैनल्स को आपस में सीरीज कर दिया है तो ये 100% श्योर है कि हर एक पैनल का जो आउटपुट होगा वो अलग होगा। कोई पैनल आपको 490 वाट दे रहा होगा, कोई 480 दे रहा होगा, कोई 445 दे रहा होगा। इस तरीके से बहुत सारे पैनल्स का जनरेशन जो होगा वो सबका जनरेशन अलग अलग होगा। सो इसमें क्या होता है कि इसमें एक मिसमैच क्रिएट हो जाता है। मतलब जब भी आप कोई भी स्ट्रिंग में पैनल्स को आपस में सीरीज में इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो जो लोअर परफॉर्मिंग पैनल होता है वही उस पूरे स्ट्रिंग के अदर पैनल्स की परफॉर्मेंस भी वही डिसाइड करता है। इस मीन्स कि अगर एक 500 वाट के पैनल्स का 20 पैनल को आपने अगर आपस में सीरीज किया हुआ है, तो सबसे पुअर परफॉर्मिंग पैनल अगर मान लीजिए कि 500 वाट का जो था वो 480 दे रहा है, तो इवन दो कि दूसरे पैनल्स आपको 490, 495, 498 वाट भी जनरेट कर रहे होंगे, स्टिल अगर आप स्ट्रिंग इन्वर्टर्स के साथ जाते हैं और उसको आपस में सीरीज करते हैं तो आपको कभी भी 480 वाट पीक से ज्यादा जनरेशन नहीं मिल पाएगा। सो इसमें क्या होता है कि ये जो लॉस हो रहा है हमारा, 490 वाट वाला भी 480 के तरीके से काम कर रहा है या 495 वाला भी 480 के तरीके से काम कर रहा है, सो जो वोल्टेज का नुकसान हो रहा है मुझे, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं ऑप्टिमाइजर्स के थ्रू। ऑप्टिमाइजर्स में क्या होता है कि आपको इंडिविजुअली पैनल्स पे कंट्रोल मिल जाता है, यानी कि एवरी पैनल इज फ्री। अभी वहां पे क्या हो रहा है कि डिपेंड है, एक पैनल जो है वो दूसरे पैनल पे डिपेंडेंट है, दूसरा वाला तीसरे पे डिपेंडेंट है। इट मीन्स कि जो बीकर परफॉर्मिंग मॉड्यूल है वही उस पूरे स्ट्रिंग के स्ट्रेंथ को डिसाइड कर रहा था। इस केस में क्या हुआ कि उसको हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमाइजर्स कि एवरी पैनल इज ऑपरेटिंग इंडिविजुअली। इट मीन्स कि अगर कोई 500 वाट का पैनल 499 भी दे रहा है तो वो 499 देगा सेम स्ट्रिंग में, अदर वाला पैनल अगर 480 दे रहा है तो वो 480 देगा। तो इससे क्या देखने को मिलता है कि हमको एक स्ट्रिंग में ऑलमोस्ट 7 to 8% ज्यादा पावर देखने को मिला विद रिस्पेक्ट टू अवर नॉर्मल इन्वर्टर्स। सो ऑप्टिमाइजर का काम क्या हो गया कि इंडिविजुअली पैनल्स को परफॉर्म करवाता है वो। सेकेंड, जो डिपेंडेंसी थी वो खत्म कर दिया उसने। नाउ अब बात आती है कि देखिए, पावर ऑप्टिमाइजर्स की जरूरत, जैसे पावर वोल्टेज मैंने बताया कि कोई 480 दे रहा है, कोई 490 दे रहा है। सो इसमें बात आती है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई 480 दे रहा होता है, कोई 490 दे रहा होता है, तो वो भी हम समझ लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मिसमैच। मिसमैच हो रहा है, बेसिकली पावर का मिसमैच हो रहा है हर एक मॉड्यूल्स के अंदर। सो मिसमैच के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स ऑफ मॉड्यूल मिसमैच। कैसे, कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन डैमेजेस, मतलब जब भी आपका मॉड्यूल शिप होता है, जैसे मान लीजिए कोई आप इंपोर्ट कर रहे हैं पैनल्स को, तो जो इंपोर्ट की ड्यूरेशन में जब मॉड्यूल आता है और ट्रांसपोर्ट के टाइम में अगर कोई भी डैमेजेस आता है, लाइक माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं मॉड्यूल्स के अंदर, सो उससे क्या होगा कि एक डिफरेंट पावर वोल्टेज कर्व आपको हर एक पैनल का देखने को मिलता है। सो उस तरीके में क्या होगा कि आपको हर एक पैनल का अलग अलग वोल्टेज देखने को मिलेगा। सो इस केस में देखिए, ऊपर एक के केस में मैं आपसे समझाता हूँ कि यहाँ पे देखिए, फॉर एन एग्जांपल मैंने 4 पैनल्स को सीरीज में किया हुआ है। अब ये हर एक पैनल जो है वो 250 वाट का मैंने कंसीडर किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले पैनल का जनरेशन जो है वो 240 वाट है, दूसरे का है 247, तीसरे का है 239, चौथे का है 250। सो अगर हम इन सबको आपस में कनेक्ट करके एक एमपीपीटी में दे देंगे, यानी कि नॉर्मल इन्वर्टर्स पे दे देंगे, तो क्या होगा, 239 वाट से ज्यादा कोई भी पैनल जनरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने उनको आपस में सीरीज कर दिया है और एक नॉर्मल इन्वर्टर को दे दिया है जो कि एमपीपीटी पे ये सारा का सारा आउटपुट डाल रहा है। सो ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो ट्रांसपोर्ट डैमेजेस में भी देयर आर चांसेस कि हर एक पैनल का वोल्टेज अलग अलग मिल सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में जब डैमेज होगा माइक्रो क्रैक्स आ जाएंगे, पैनल का जनरेशन अलग होगा, हॉट स्पॉट बनने लगेगा। तो ये सारे रीजंस की वजह से भी आपको एक अलग अलग वोल्टेज देखने को मिल सकता है। सेकंड पॉइंट आता है डिफरेंट टिल्ट एंड ओरिएंटेशन। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका टिल्ट, आपके एक प्लांट के अंदर डिफरेंट टिल्ट पे अगर आप पैनल्स लगाते हो तो हर एक टिल्ट से मिलने वाला इरेडिएशन की वैल्यू कुछ और होगी और उस पर जनरेशन भी उस
पर्टिकुलर पैनल का कुछ और होगा। सो डिफरेंट डिफरेंट टिल्ट वाले पैनल्स को या डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन वाले पैनल्स को अगर आप आपस में क्लब करते हैं तो वहां पे भी आपको एक जनरेशन का गैप देखने को मिलता है। तो वो चीजें भी आप ओवरकम कर सकते हो ऑप्टिमाइजर वाली टेक्नोलॉजी के अंदर। थर्ड पॉइंट आता है थर्मल मिसमैच। सो थर्मल मिसमैच का क्या पॉइंट होता है कि थर्मल मिसमैच में वी ऑल नो कि मॉड्यूल जो है उसका वोल्टेज जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट मींस कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो वोल्टेज बढ़ता है। सो इसमें क्या वो देखने को मिलेगा कि ओवरऑल आपको एक पावर जो है वो देखने को मिलेगा घटता बढ़ता हुआ विद रिस्पेक्ट टू योर टेम्परेचर। आपने अगर एक कोई प्रोजेक्ट लगा दिया है तो उसमें क्या होगा कि एक मॉड्यूल का टेम्परेचर कुछ और होगा, दूसरे मॉड्यूल का टेम्परेचर कुछ और होगा, क्योंकि डिपेंड करेगा कि एयर सर्कुलेशन किस मॉड्यूल को अच्छा मिल रहा है और दूसरे वाले को अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो जिस भी मॉड्यूल को एयर सर्कुलेशन अच्छा मिलेगा वो क्या होगा, कूल होगा, और कूल होने से क्या होगा, उसका पावर वोल्टेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरे वाले जो मॉड्यूल कूल नहीं हो पा रहे हैं उनका पावर आउटपुट वोल्टेज जो है आपको कम देखने को मिलेगा। सो उस केस में भी आपको एक मिसमैच देखने को मिल सकता है, जो कि आप ऑप्टिमाइजर के केस में निग्लेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है शेडिंग। शेडिंग में देखिए क्या होता है कि मूविंग शैडो अगर कोई है तो आप ऑप्टिमाइजर बेस्ड इन्वर्टर्स को लगा सकते हैं, क्योंकि मूविंग शैडो के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब भी कोई भी शैडो किसी भी मॉड्यूल पे आएगा तो उसकी डिपेंडेंसी वो खत्म हो जाती है, तो दूसरे मॉड्यूल पे उसका इंपैक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो उस केस में भी आप ऑप्टिमाइजर बेस्ड इन्वर्टर्स को लगा सकते हैं। कैसे होता है ये मैं समझाऊंगा इस डायग्राम से, कि कैसे अगर शैडो आता है तो कैसे वोल्टेज और करंट मैनेज होता है, वो मैं अभी समझाऊंगा। अभी मैं आपको पहले पॉइंट समझा रहा हूँ कि किस किस जगह पे हम ऑप्टिमाइजर्स लगा सकते हैं, फिर हो कैसे रहा है ऑप्टिमाइजर्स में वोल्टेज और करंट का कैसे वैल्यूज को हम ऊपर नीचे करके हम अपने पावर को अचीव कर रहे हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आता है सॉइलिंग। डस्ट का एक्युमुलेशन आपका जरूरी नहीं है कि हर एक पैनल पे एक हो। सो ऑड इन इवन होगा तो जनरेशन भी ऑड इवन देखने को मिलेगा। सो यू कैन गो विद योर ऑप्टिमाइजर बेस्ड इन्वर्टर्स। मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस, करेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है हमारी इंडस्ट्री में। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो प्लस वोल्टेज में टॉलरेंस देता है। इट मींस कि अगर 500 वाट का पैनल है तो वो बोलेगा 5% या 5 वाट का पॉजिटिव टॉलरेंस है। इट मींस कि कोई 505 वाट का भी होगा, कोई 501 का भी होगा, कोई 502 का होगा, कोई 503 का होगा। सो जो आपको एडिशनल 5 वाट का जो एडवांटेज मिल रहा है वो नॉर्मल के केस में आपको देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगर एक भी पैनल 500 वाट का होगा सो इंटायर स्ट्रिंग में सारे पैनल्स होंगे 500 वाट के हो जाएंगे, या कोई 480 का होगा तो सारे के सारे 480 के हो जाएंगे। सो ये आपको एडिशनली एक और पावर आउटपुट पे आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज देखने को मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्टिमाइजर। उसके बाद आता है अनइवन मॉड्यूल एजिंग। अनइवन मॉड्यूल एजिंग का मतलब है कि जो मॉड्यूल पहले बना होगा, जो सनलाइट में पहले एक्सपोज होगा, उसका डिग्रेडेशन भी पहले शुरू हो जाता है। सो जितना पैनल पहले डिग्रेड होगा उसके अकॉर्डिंग उसका जनरेशन भी आपको कम देखने को मिलेगा। सो दिस ऑल्सो इज अ रीजन कि जहाँ पे आपको मॉड्यूल मिसमैच देखने को मिल सकता है। ना अब बात आती है कि ऑप्टिमाइजर्स क्या होते हैं, ऑप्टिमाइजर्स करते क्या है। अब हम समझते हैं ऑप्टिमाइजर्स करते क्या, क्यों लगाते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। इन सारे रीजंस को हम ओवरकम करते हैं इसलिए लगाते हैं। अब बात आती है कि ऑप्टिमाइजर्स क्या होते हैं। देखिए ऑप्टिमाइजर्स का ये एक हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। सो ऑप्टिमाइजर्स क्या करते हैं, बेसिकली ऑप्टिमाइजर्स में आप बक एंड बूस्ट कन्वर्टर है। ये बेसिकली डीसी टू डीसी कन्वर्टर ही होता है। इट्स अ बक एंड बूस्ट। इट मींस कि ये वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकता है और वोल्टेज को डिक्रीज भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी उसके अकॉर्डिंग ये वोल्टेज के लेवल को एडजस्ट कर सकता है ना। यही इसका बेसिक काम है, और ये ऑप्टिमाइज कर देता है हमारे पैनल से, यानी कि पैनल इंडिविजुअल पैनल से पावर ऑप्टिमाइज करके हमको हमारे इन्वर्टर तक डीसी वोल्टेज और डीसी करंट पहुंचा देता है। उसमें क्या होता है कि जब आपका ऑप्टिमाइज हो गया पैनल लेवल पे तो ऑब्वियसली आपको मैक्सिमम पावर देखने को मिलेगा आपके स्ट्रिंग से या आपके उस पूरे प्लांट से। फिर क्या होगा कि आपको जो इसने मैक्सिमाइज किया है वोल्टेज और करंट डीसी साइड पे, वो हम इन्वर्टर को फीड कर देते हैं और इन्वर्टर सिंपली क्या कर देता है, डीसी टू एसी कन्वर्ट कर देता है। सो अगर एक लाइन में बोले कि पावर ऑप्टिमाइजर क्या होता है, सो पावर ऑप्टिमाइजर इज ए बक एंड बूस्ट कन्वर्टर, जो क्या करता है इंडिविजुअल पैनल्स का परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए लगाया जाता है। इट्स वर्क एज एन एमपीपीटी आप कह सकते हैं। पावर ऑप्टिमाइजर्स में अगर आप देखेंगे तो दो सेक्शंस होते हैं, एक होता है हमारा इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनपुट पे भी हमारे दो वायर्स होती हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। इनपुट पे हम क्या करते हैं, इनपुट में अपने सोलर पैनल्स का जो पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट होता है उसको हम इंटरकनेक्ट कर देते हैं, एंड आउटपुट पे आपस में ऑप्टिमाइजर्स को हम कनेक्ट करते हुए आउटपुट अपने इन्वर्टर्स को दे देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक ऑप्टिमाइजर्स। नाउ अब बात आती है कि नॉर्मल इन्वर्टर्स में देखिए क्या हो रहा था। नॉर्मल इन्वर्टर्स में दो पार्ट थे, एक पार्ट था एमपीपीटी का और एक पार्ट था डीसी टू एसी कन्वर्टर का। यानी एक बॉक्स था जिसमें क्या था, एक एमपीपीटी भी था और उसी के अंदर आपका डीसी टू एसी कन्वर्ट भी हो रहा था, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन भी उसी में हो रहा था और कन्वर्जन भी उसी में हो रहा था। सो ऑप्टिमाइजर बेस्ड इन्वर्टर्स टेक्नोलॉजी में क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि डीसी टू डीसी जो कन्वर्ट आप कर रहे हो, जो एमपीपीटी का काम कर रहे हो, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये। सो इन्होंने बोला कि हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और नाम दे देते हैं ऑप्टिमाइजर।
तो जो ऑप्टिमाइज कर रहा था आपका एमपीपीटी स्ट्रिंग लेवल पे, इन्होंने क्या कर दिया, ऑप्टिमाइजर लगा दिया और देश कि मैं पैनल लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन करूंगा। तो इन्होंने क्या किया, पैनल लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन कर लिया और यहाँ पे आपको पैनल लेवल पे वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा, दिखने लगा, डिपेंडेंसी खत्म हो गई, स्ट्रिंग में जो ड्रॉबैक थे वो सारी चीजें यहाँ पे खत्म करके उन्होंने क्या किया, एक ऑप्टिमाइजर ला दिया। और बोलते हैं कि एमपीपीटी को हम इस पूरे स्ट्रिंग को वहां पे ले जाके ऑप्टिमाइज ना करके हम क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल पैनल्स को, इंडिविजुअल 2 पैनल्स को हम ऑप्टिमाइज करेंगे और वो हम अपने इन्वर्टर को देंगे। और जो डीसी और एसी पार्ट था उसको इन्होंने नाम दे दिया सिंप्लीफाइड इन्वर्टर, यानी कि वो बिल्कुल सिंपल इन्वर्टर बना दिया है। डीसी लाइए और आपको एसी कन्वर्ट करके आपको मिल जाएगा। सो ये उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया कि एमपीपीटी वाले पार्ट को बाहर निकाल दिया, इसके कॉम्प्लिकेशन जितनी भी थी, जो भी प्रॉब्लम्स आती थी उनको दूर करने के लिए डीसी वाला पार्ट, जो एमपीपीटी वाला पार्ट था, उसको एज एन ऑप्टिमाइजर बाहर निकाल लिया और डीसी टू एसी जो इन्वर्टर काम कर रहा था उसको एक सिंपल इन्वर्टर के फॉर्म में बना दिया। सो ये हमारा ऑप्टिमाइजर बेस्ड इन्वर्टर्स में किया गया है। उसके बाद देखिए बात आता है कि आईवी कर्व क्या होता है। तो किसी भी पैनल का जो है ना, एक वोल्टेज और करंट का एक ग्राफ होता है जिसको हम बोलते हैं आईवी ग्राफ। सो इस आईवी ग्राफ में आप देखोगे कि हर एक पैनल का एक इंडिविजुअल ग्राफ होगा। सो इससे ये शो करता है कि जैसे मान लीजिए कि एक 500 वाट का कोई भी पैनल होगा, तो उसका वोल्टेज और उसका करंट किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके पीक होगा ना, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर है ये। सो बेसिकली क्या करेगा, मैक्सिमम पावर को ट्रैक करेगा। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, IMPP मिल जाता है और VMPP मिल जाता है, यानी किस वोल्टेज और किस करंट का मल्टीप्लिकेशन हम करें कि हमें मैक्सिमम पावर मिल जाए। इसको हम बोलते हैं आईवी कर्व। अब हर एक मॉड्यूल का अपना एक अलग आईवी कर्व होता है। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो इस मॉड्यूल का आईवी कर्व जो था वो आपको पीक पे कितना दे रहा था, 240 वाट दे रहा था, इसका 247, इसका 239, इसका 250। सो हर एक पैनल का अपना इंडिविजुअली एक आईवी कर्व होता है, तो उसके हिसाब से उसका एक जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक कि हर एक पैनल का आईवी कर्व किस तरीके से हो सकता है। नाउ अब हम शुरू करते हैं कि ऑप्टिमाइजर बेस्ड इन्वर्टर्स में कैसे ऑप्टिमाइजर अपना काम करता है, किस तरीके से हम स्ट्रिंगिंग बनाते हैं, कैसे ऑप्टिमाइजर्स कनेक्ट होते हैं, वो सारी चीजें समझ लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल भी होने जा रहा है, सो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। बेसिकली एक चीज और समझ लेते हैं कि ऑप्टिमाइजर जो है वो 2 तरीके के अवेलेबल हैं। 1:1। 1:1 का मतलब होता है, 1:1 का मतलब होगा कि एक पैनल पे आपका एक ऑप्टिमाइजर लगता है। एंड सेकंड इज 2:1, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 2:1 का मतलब होता है कि 2 पैनल पे एक ऑप्टिमाइजर लगता है। सो मैंने अपने इस कैलकुलेशन में 2:1 को पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 पैनल्स लगे हुए हैं और एक ऑप्टिमाइजर लगा हुआ है। तो पहले मैं इस एसएलडी को समझा देता हूँ। ये हमारे पैनल्स हैं, ये मेरा ऑप्टिमाइजर से यहाँ पे हमने वायरिंग करके क्या किया है, सिंपल एक इन्वर्टर को दे दिया, इन्वर्टर से हमें एसी आउटपुट मिल गया। सो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो 2 पैनल्स है ना, वो आपस में, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 250 वाट के पैनल्स कंसीडर किए हुए हैं। तो 2 250 वाट के पैनल अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 500 वाट मेरे को मिलेगा। 500 वाट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ऐसे 500 वाट यहाँ मिल रहा है। ये करते करते मैंने यहाँ पे 20 नंबर ऑफ ऑप्टिमाइजर्स यूज किए हैं। 20 ऑप्टिमाइजर्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं। तो 1, 2, 19 एंड 20 ये कंटिन्यूएशन में है। 20 ऑप्टिमाइजर्स हमने आपस में यूज किए हुए हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि पैनल से आउटपुट आपका किसमें कनेक्ट हो जाता है, ऑप्टिमाइजर में। सो सिंपल यहाँ पे दोनों पैनल्स को हमने सीरीज किया और इसका इनपुट दे दिया हमने ऑप्टिमाइजर के इनपुट में और आउटपुट जो है आपस में कनेक्ट हो गया। सेम चीज हमने हर एक पैनल्स और ऑप्टिमाइजर के साथ किया हुआ है। अब यहाँ पे ये क्या है कि ये एक नॉर्मल सिनेरियो है। नॉर्मल सिनेरियो मतलब आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन में मेरा कोई शैडो नहीं है, कहीं पे भी कोई वोल्टेज का नुकसान नहीं हो रहा, सारे पैनल्स मेरे 500 वाट जनरेट कर रहे हैं। तो उस केस में ऑप्टिमाइजर कैसे काम करता है, तो उसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। इस केस में हमारे 20 ऑप्टिमाइजर्स हैं और हर एक पैनल जो है वो 500 वाट का जनरेट कर रहा है, 2 पैनल्स मिलकर। सो 500 इंटू 20 अगर हम करते हैं तो ये मेरा आ गया 10,000 वाट, यानी कि टोटल मेरा जो ये वोल्टेज ऑफ स्ट्रिंग का जो वोल्टेज है वो है 10,000। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 10,000 लिख दिया। अब देखिए ऑप्टिमाइजर में जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं उनका एक फिक्स वोल्टेज होता है, ऑपरेटिंग डीसी वोल्टेज, वो होता है उनका 750 वोल्ट, यानी इससे ना ऊपर काम करेंगे ना ये नीचे काम करेंगे। अब होता है कि देखिए सोलर से तो कभी फिक्स वोल्टेज आपको मिल ही नहीं सकता। जैसे अगर एक मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ तो वोल्टेज डिपेंड करेगा इरेडिएशन और टेम्परेचर की वैल्यू पे। तो इरेडिएशन बढ़ेगा घटेगा या टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो हमारा वोल्टेज अप एंड डाउन होगा। सो इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, सो फिक्स करने का काम जो है वो ऑप्टिमाइजर कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑप्टिमाइजर क्या कर सकता है, वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। सो जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्या करेगा, ऑप्टिमाइजर को पता है कि मेरे को 750 वोल्ट देने हैं, तो वो आइदर वोल्टेज बढ़ाना होगा तो बढ़ाएगा या वोल्टेज कम करना होगा तो कम करेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि हमारा 1000 वाट था। अब मैं इस 1000 वाट को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, बेसिकली सिंपल अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो अभी हमारा अगर ये देखिए कि मेरा एक पैनल से वोल्टेज मान लीजिए 32 मिल रहा था, तो दोनों को सीरीज किया तो 62 वोल्ट्स एंड 8 एम्पियर। सीरीज में क्या होगा कि करंट की वैल्यू सेम रहेगी, तो 62 वोल्ट्स मिल गया, मेरे को 8 एम्पियर मिल गया। सेम सिनेरियो सब में है, 62 वोल्ट 8 एम्पियर, 62 वोल्ट 8 एम्पियर। सो हमें हर एक में पैनल से वोल्टेज 62 वोल्ट 8 एम्पियर मिल रहा है।
अब मेरा ऑप्टिमाइजर का पार्ट यहाँ पे शुरू हो जाता है। सो ऑप्टिमाइजर्स में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम निकालेंगे करंट की वैल्यू। सो यहाँ पे मेरे को कितना है, 10 किलोवाट का एक स्ट्रिंग है और वोल्टेज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वोल्टेज मेरा फिक्स रहेगा। सो वोल्टेज से जब आप इसको डिवाइड करेंगे सो यहाँ पे आपका करंट जो है वो आ जाएगा 13.3 एम्पियर, यानी कि इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर करंट कितना फ्लो करेगा 13.3। इसलिए 13.3 क्यों करेगा, 13.3 मल्टीप्लाइड बाई 750 जब हम करेंगे तो हमारा जो पावर वॉटेज है वो 1000 वाट आ जाएगा। तो यहाँ से तो आ जाता है करंट निकल के कि मेरा 13.3 एम्पियर जो है वो करंट इस पूरे लाइन में, इस पूरे स्ट्रिंग में फ्लो करने वाला है। ना अब बात आती है वोल्टेज क्या होगा और इस ऑप्टिमाइजर का वोल्टेज क्या होगा। करंट तो हमने डिसाइड कर लिया क्योंकि वोल्टेज हमने फिक्स है, वोल्टेज मेरा फिक्स हो गया, वोल्टेज जो मुझे मिल रहा है इससे डिवाइड कर देंगे तो करंट की वैल्यू आ गई, यानी कि यही करंट जो है इसमें फ्लो करने वाला है, दैट इज 13.3 एम्पियर। अब यहाँ पे बात आती है कि वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। सो अब यहाँ पे ये देखिए कि ये 500 वाट का पैनल था ना, 500 वाट का पैनल को अगर हम डिवाइड कर देते हैं करंट, क्योंकि करंट की वैल्यू मुझे पता चल गई कि ऑप्टिमाइजर का आउटपुट पे करंट कितना आएगा, तो अगर जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 37.6 वोल्ट। यानी कि जो ऑप्टिमाइजर का जो वोल्टेज आउटपुट होगा वो होगा कितना 37.6 वोल्ट। करंट की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 13.3 एम्पियर। यानी कि हर एक ऑप्टिमाइजर का आपको वोल्टेज पता चल गया कि कितना हो सकता है, करंट कितना होगा। अब अगर आप इसको ऐड ऑन करेंगे 37.6 इंटू 20, क्योंकि 20 ऑप्टिमाइजर्स मेरे एक साथ लगे हुए हैं, अगर हम इसको 20 कर देते हैं तो ये मेरा वोल्टेज आ गया 750 वोल्ट। 750 वोल्ट किसको चाहिए था, मेरे इन्वर्टर को फिक्स वोल्टेज चाहिए था, वो मिल गया। और करंट कितना मिल गया मेरे को 13.3, तो 13.3 इंटू 750 करेंगे तो 10 किलोवाट आ जाएगा। ये हो गया आइडियल सिनेरियो कि इस तरीके से मेरा ऑप्टिमाइजर क्या करता है, वोल्टेज और करंट को ट्रेस करता है और वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में हमें मैक्सिमम पावर देने की कोशिश करता है। नाउ अब सेकंड चीज आती है कि देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो नॉर्मल केस हो गया। अब अगर शैडो आ जाता है तो जैसे मैंने आपको दूसरे केस में बताया कि जो बीकर परफॉर्मिंग पैनल होता है स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है, इसमें वो नहीं होता है, वो समझ लेते हैं। सबसे मेन टॉपिक यही है कि हमारा जो डिपेंडेंसी था वो कैसे खत्म हो गया, कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हैं, तो वो चीज भी समझ लेते हैं। देखिए अभी हम क्या करेंगे, जैसे ये पैनल है, इस पैनल पे मैंने शैडो डाल दिया, ये किसी वजह से भी शाइन आ रहा है इस पे। अब क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज आउटपुट जो 500 वाट मिल रहा था, अब मैं इसको कंसीडर करता हूँ 250 वाट। यानी कि यहाँ पे मेरे को अभी 500 वाट मिल रहा था एक पैनल से, अब वहां पे एक पैनल से 250 मिल रहा है, बाकी पैनल से मुझे 500 वाट मिल रहा है। सो अब यहाँ पे देखिए टोटल अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे तो इस स्ट्रिंग से कितना हो गया, पहले 10 किलोवाट मिल रहा था, अब मेरे को 250 वाट कम मिल रहा है, यानी कि 9750 यही मेरे को वोल्टेज मिल रहा होगा। अब मेरे को टोटल वोल्टेज यही मिल रहा होगा 9750, ये मेरे को वाट अब मिल रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे शैडो आ गया और इस शैडो की वजह से मेरे उस पर्टिकुलर दो मॉड्यूल्स के अंदर 250 वाट मुझे कम देखने को मिल रहा है। सो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 250 वाट जो कम देखने को मिल रहा है, अब हम इसमें वर्किंग करते हैं कि अब ऑप्टिमाइजर इस केस के साथ कैसे डील करेगा। क्योंकि नॉर्मल के केस में क्या होगा कि जो 250 वाट का पैनल इसका था ना, यही 250 वाट सब में रूल करेगा क्योंकि ये बीकर परफॉर्मिंग पैनल है। बट ऑप्टिमाइजर का एडवांटेज ही यही है कि जो बीकर परफॉर्मिंग मॉड्यूल हो या जो मैक्सिमम परफॉर्मिंग मॉड्यूल हो, वो सब इंडिविजुअली परफॉर्म करे और आपको मैक्सिमम वोल्टेज दें आउटपुट पे। सो अब ये कैसे टैकल कर रहा है इस चीज को, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को वोल्टेज पता चल गया। अब मैं सिंपल अगर यहाँ पे ये लेके चलता हूँ कि इस पैनल से जो पहले 62 वोल्ट आ रहा था, अभी ये मेरे को मिल रहा है 38.5 वोल्ट। एंड एम्पियर की बात करें तो 6.5 एम्पियर मुझे मान लीजिए कि मॉड्यूल से मिल रहा है। तब ये दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 250 एम्पियर देखने को मिलेगा। अब इस केस में देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि आपका वोल्टेज जो है वो फिक्स रहता है 3 फेज के केस में। तो 9750 को अगर मैं वॉट को डिवाइड करता हूँ वोल्टेज से, दैट इज 750 वोल्ट। तो अब यहाँ पे अगर आपको एम्पियर रेटिंग की बात करोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 13 एम्पियर करंट होगा। तो अब यहाँ पे जो 13.3 एम्पियर करंट था ना, अब ये हो जाएगा 13 एम्पियर करंट। यानी कि इस केस में जो हमारा शैडो आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू 13 एम्पियर हो जाएगी। अब मैंने आपको सेम बताया था कि 13 एम्पियर करंट की वैल्यू, तो यहाँ पे अगर हम इसको निकालेंगे 500 वॉट को अगर हम डिवाइड कर देंगे अपने 13 एम्पियर से, तो यहाँ पे मेरे को एक वोल्टेज निकल के आ जाएगा, दैट वोल्टेज वुड बी 38.5 वोल्ट। सो इस केस में मेरा क्या होगा 38.5। जो अब यहाँ पे करंट कम हुआ तो वोल्टेज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो 37.6 वोल्ट था ना, अब वो हो जाएगा 38.5 वोल्ट। यानी कि ये जो पर्टिकुलर 500 वाट का मॉड्यूल था वो क्या करेगा 38, उसका ऑप्टिमाइजर जो होगा वो जनरेट करेगा 38.5 वोल्ट 13 एम्पियर। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 500 वाट आपको देखने को मिलेगा। सेम चीज ऊपर जाएंगे तो ऊपर के केस में, इन दोनों के केस में भी सारी वैल्यू सेम होंगी क्योंकि 500 वाट ये भी है। सो वोल्टेज भी यहाँ पे 38.5 वोल्ट मिल रहा होगा और करंट की वैल्यू 13 एम्पियर मिल रही होगी। अब यहाँ पे बात आती है कि 250 वाट जो है 250 वाट वाले केस में मेरे को क्या होगा, 250 वाट वाले केस में मेरा 13 एम्पियर करंट है। तो अगर मैं 13 से डिवाइड कर दूंगा तो उसके रिस्पेक्ट में मेरे को करंट की वैल्यू जो है वो तो हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 19.23 वोल्ट। यहाँ पे क्या होगा कि इस 250 वाट वाले ऑप्टिमाइजर्स का जो वोल्टेज होगा वो होगा 19.23 वोल्ट
और इसका जो करंट होगा वो 13 एम्पियर ही रहेगा, क्योंकि करंट को हम यहाँ पे सेम रख रहे हैं सो दैट कि हमारा करंट की वजह से जो नुकसान होता है नॉर्मल इन्वर्टर्स में वो ना हो। तो यहाँ पे अगर आप इस ऑप्टिमाइजर के वोल्टेज का आउटपुट देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा 19.23 वोल्ट। वो कम इसलिए हो जा रहा है क्योंकि करंट मेरा 13 पे ही हमने इसको रोक दिया कि 13 एम्पियर से मुझे नीचे नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरा फिक्स वोल्टेज है। तो 13 एम्पियर होगा तो ये क्या कर सकता है, वोल्टेज को कम कर सकता है। सो इवन दो कि इसको वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है, बट मैंने आपको पहले बताया कि ऑप्टिमाइजर क्या कर सकता है, वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकता है जस्ट टू मैक्सिमाइज द पावर वॉटेज। तो ये क्या करेगा, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए अपने वोल्टेज को नीचे कर लेगा। सो यहाँ पे एक जो ऑप्टिमाइजर होगा वो 19.23 दे रहा होगा, रिमेनिंग सारे ऑप्टिमाइजर्स 38.5 दे रहे होंगे। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 38.5 मल्टीप्लाइड बाई 19 प्लस 19.23 तो ये आपको मिल जाएगा 750 वोल्ट। तो मैंने आपको क्या बताया था पहले भी कि सारे ऑप्टिमाइजर्स को पता होता है कि मेरे को 750 देना है। तो ये क्या करेंगे, अपने वोल्टेज और करंट को इस लेवल के हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि सब मिलके ये 750 वोल्ट्स भी दे दे और पावर को मैक्सिमाइज भी कर दें। तो ये सारी चीजें जो है वो ऑप्टिमाइजर का एडवांटेजेस होता है। तो इस तरीके से ऑप्टिमाइजर क्या करता है, मैनेज करता है। इसमें ये एक केस और समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए पूरी तरीके से पूरा ब्लैकआउट हो जाता है, ये पूरा पैनल जो है उसका आउटपुट पूरा जीरो हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी सेम सिनेरियो होगा कि ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो क्या करेगा, रिस्पेक्टिव जितने भी हमारे ऑप्टिमाइजर्स होंगे वो अपना वोल्टेज बढ़ा के 750 वोल्ट फीड कर देंगे और करंट भी उसके रिस्पेक्ट में फीड कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये बाईपास हो जाएगा सिस्टम से बेसिकली। सो दूसरे केसेस में क्या होता है कि जब भी आपका कोई भी पैनल डैमेज हो जाता है तो होगा क्या कि आपका स्ट्रिंग पूरा इंटरप्ट हो जाएगा, यानी कि बीच से सर्किट ब्रेक हो जाता है, वहां पे पूरे स्ट्रिंग का आउटपुट जीरो हो जाता है। बट इस केस में क्या होगा, वो बाईपास हो जाएगा, आपका स्ट्रिंग पे कोई नुकसान नहीं आएगा। आपका एक ऑप्टिमाइजर या एक पैनल आपका परफॉर्म नहीं कर रहा। ऑप्टिमाइजर के केस में अगर आपका कोई भी पैनल जो है वो ब्रेक होता है या कोई भी पैनल का कनेक्शन लूज हो जाता है, कोई भी पैनल डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ओनली आपको एक पैनल जो है बाईपास हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमाइजर। बाकी रिमेनिंग ऑप्टिमाइजर्स क्या करेंगे, आपको स्टिल पावर दे रहे होंगे। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पावर ऑप्टिमाइजर्स। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।